जय हिंद, मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं डेली डोज संख्या 330 में। आज तारीख है 27 अगस्त 2020 और इससे रिलेटेड जो भी करंट के प्रश्न हैं वो हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। ध्यान देंगे कि हम हर रोज इसके लास्ट में एक प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का जवाब बहुत सारे लोग दे रहे हैं। आप भी उसी जवाब देने वाले लोगों में शामिल हो जाएं। आपके लिए आने वाले समय के लिए वो प्रश्न आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। किस पत्रिका ने पाक पीएम यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर चुना है? उत्तर है द मुस्लिम 500। अब ध्यान देंगे ये द मुस्लिम 500 क्या है? तो ये एक पत्रिका है जो पहली बार 16 जनवरी 2009 में प्रकाशित हुआ था और यह दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम लोग जो हैं उनका लिस्ट तैयार करता है। ठीक है, जिसका प्रकाशन कहां होता है? तो इसका प्रकाशन होता है अम्मान जॉर्डन में। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसको संचालित किया जाता है रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजिक स्टडी सेंटर द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजी स्टडी सेंटर द्वारा। एक बात ध्यान देंगे यहां से कि और भी क्या प्रश्न बन सकते हैं भारत और पाकिस्तान से संबंधित। तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा फेमस है भारत और पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? तो ये हुआ था 19 सितंबर 1960 को। किसने किसने इस पर हस्ताक्षर करा था? तो तत्कालिक प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? भारत के थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। इन दोनों के हस्ताक्षर से ही समझौता हुआ था। कौन सा? सिंधु जल समझौता। ठीक है, और इसके तहत क्या समझौता हुआ था? समझौता यह हुआ था कि जो 3 पूरब की नदियां हैं, कौन कौन? ब्यास, रावी और सतलज, उसका नियंत्रण भारत का होगा। जबकि जो 3 पश्चिम की नदियां हैं, कौन? सिंधु, झेलम और चेनाब, उस पर किसका अधिकार होगा? तो उस पर नियंत्रण होगा पाकिस्तान का। और इसी के तहत सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, लेकिन वो अभी तक भी विवाद का विषय ही बना हुआ रहा। ठीक है, एक प्रश्न यहां से और भी बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है जो कि बताता है कि इधर भारत की बाउंड्री है और इधर पाकिस्तान की बाउंड्री है, वो उस लाइन को क्या कहते हैं? तो उस लाइन को सर रेडक्लिफ ने खींचा था, जिसकी वजह से हम उसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी थी हमें पहले प्रश्न से संबंधित। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किससे मिला है? उत्तर है गजानन यादव। अब ध्यान देंगे ये जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है इसके बारे में। ठीक है, तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार एडवेंचर कार्य करने के लिए दिया जाता है कुल 4 क्षेत्रों में। अब एडवेंचर का मतलब कि साहसिक कार्य करने के लिए यह दिया जाता है कुल 4 क्षेत्रों में, जैसे लैंड एडवेंचर यानी कि जमीन के स्तर पे साहसिक कार्य के लिए, वाटर एडवेंचर जो नौकायन वगैरह वगैरह हो गया उसके लिए, या फिर एयर एडवेंचर हवाई एडवेंचर के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये 4 तरह के अवार्ड तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। अब ध्यान देंगे कि इसमें जो विजेता होता है उसको कुल 5 लाख रुपए की पुरस्कार के तौर पर राशि प्रदान कराई जाती है। ठीक है, इसमें भाग लेने वाले वैसे लोग होते हैं जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अपने धीरज नहीं खोने वाले तथा उनके पास एक करेज होता है, यानी कि साहस के साथ काम करने के लिए वो तैयार होते हैं। साथ ही साथ वो सहकारी टीम वर्क के लिए भी अपने आप को हमेशा सजग एवं प्रभावी बनाए रखने वाले होते हैं। ठीक, अब एक बात यहाँ पे और भी ध्यान दें कि ये कराया क्यों जाता है? तो ये युवाओं को प्रोत्साहित करके एडवेंचर के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि बढ़ाने के लिए, उनकी अपनी स्वयं की पहचान बनाने के लिए यह हर साल तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड कराए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी थी हमें इससे, और हमें पता है कि 2019 का किसे मिला है? गजानन यादव को। ध्यान रखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिले ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में जितने भी लोग, जैसे 4 क्षेत्रों में दिया जाता है तो 4 लोग भी चुने जा सकते हैं, सबके अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं। लेकिन इस बार अभी तक 2019 का जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिला वो गजानन यादव को मिला। तो आप गजानन यादव का नाम ध्यान रखेंगे। और कोई भी प्रश्न जो हमें लगता है कि ये नया प्रश्न है उसको हम आपके साथ 3-4 बार जानबूझकर रिपीट करते हैं, ताकि आपके साथ वो प्रश्न पढ़ने के दौरान ही 3-4 बार आपके सामने रिपीट हो जाए और वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो आप इसे अपना टाइम किलिंग न समझें। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 3 के तरफ। किसे 2022 का DRDO का पद
अध्यक्ष के तौर पे बढ़ाया गया, यानी कि किसका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो अब आपको पता है कि 2018 के अगस्त में सतीश रेड्डी, ठीक है, इनको चुना गया था किसके लिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष पद के लिए, जिनका कार्यकाल अगस्त 2020 में खत्म होने वाला था, ठीक है। और इन्हीं के कार्यकाल को बढ़ा करके 2022 तक कर दिया गया, ठीक है। यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष पद पे 2022 तक कौन बने रहेंगे, जे सतीश रेड्डी, ठीक है। तो कौन बने रहेंगे, जे सतीश रेड्डी। कहां बने रहेंगे, डीआरडीओ के अध्यक्ष पद पे। साथ ही साथ अब अगस्त 2020 से ही जो ये जे सतीश रेड्डी हैं, ये डीआरडीओ के सचिव पद का भी पदभार संभालेंगे, ठीक है। तो अध्यक्ष और सचिव डीआरडीओ के दोनों कौन हो गए, जे सतीश रेड्डी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान देंगे कि डीआरडीओ की बात आई है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हिंदी में कहें तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ठीक है। एक बात यहां पे और भी ध्यान देंगे आप कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी, 1958 में, ठीक है। और इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, जो कि मैंने पीछे भी आपको 2-3 बार बताया हुआ है। ये चीज हम आपके साथ फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको भी रिवीजन में आ जाए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत का विकास दर कितना रहेगा, उत्तर है -4.5%, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि आरबीआई ने यह बताया है कि 2020-21 में भारत का जो डेवलपमेंट रेट है यानी विकास दर है वो रहेगा -4.5%, यानी -4.5%, ठीक है। जबकि वैश्विक विकास दर, यानी कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो वैश्विक विकास दर कितना रहेगा, -6% से लेकर के -7.6% तक का अनुमान लगाया किसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो आप दोनों विकास दर ध्यान रखेंगे। अब एक बात आती है यहां से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये है शक्तिकांत दास। लेकिन हमसे प्रश्न यहां से नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि वो कौन से गवर्नर हैं आरबीआई के, तो वो हैं 25वें गवर्नर, यानी इनसे पहले 24 लोग भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर का है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका स्वामित्व कौन करता है, यानी ये किसके अंडर में आता है, तो इस पे 100% स्वामित्व है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। और एक बात यहां से और भी एक प्रश्न बनता है जहां हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत स्थापना 1935 में हुई थी, तो जो एक्ट है वो 1934 यानी 1934 है, जबकि एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखा जाए तो वो 1935 है। तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया, उत्तर है अफ्रीका। अब ध्यान देंगे यहां पे कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1947 को। कब, 7 अप्रैल 1947 को। WHO भी हमारे साथ बहुत बार आया है, तो इसको हम रिवीजन ही कर रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहिए। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो उसको अभी पेन उठाइए और लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे कि जो WHO है वो यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है, ठीक है। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्य हैं 194 देश, जबकि 2 संबद्ध देश हैं। कौन है, संबद्ध देश हैं, सदस्य देश नहीं। तो अगर पूछा जाए संबद्ध देशों की संख्या तो 2 होगा, सदस्य देशों की संख्या पूछा जाए तो 194 होगा, ठीक है। एक बात आप यहां से और भी ध्यान देंगे कि WHO को बनाया क्यों गया, अर्थात किसी भी चीज को बनाने के पीछे एक मोटिव होता है। तो इसका मोटिव क्या है, तो इसका मोटिव है कि संपूर्ण विश्व के लोगों के जीवन स्तर को एवं स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना, अर्थात उनके स्वास्थ्य स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके महानिदेशक कौन है, तो इसके जो महानिदेशक हैं वो इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस
एड्रेनोम गैब्रियस हैं। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रियस हैं। ठीक है, और एक बात यहां से और भी जान देंगे कि इससे रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन कि WHO के उप महानिदेशक कौन है? इनका नाम हमारे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत की हैं। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। आपके WHO के 2 उप महानिदेशक हैं, जिसमें से एक सौम्या स्वामीनाथन हमारे अपने देश भारत से हैं। तो आप सौम्या स्वामीनाथन का नाम जरूर ध्यान रखेंगे उप महानिदेशक के तौर पे। एक चीज और भी यहां से सीखते हैं कि WHO ने अर्थात WHO की एक स्वतंत्र संस्था है जिसको WHO ने खुद स्थापित करा है। कौन? अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट कमीशन। ठीक है, कौन? अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट कमीशन। और इसी ने अफ्रीका महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस, कौन है? अच्छा, पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? आपको याद होगा जोनास ई सॉल्क ने। किसने करी थी? जोनास ई सॉल्क ने। तो उनका भी आप नाम ध्यान रखेंगे। तो जो यही संस्था है अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट कमीशन, इसी ने अफ्रीका महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप इससे ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। केंद्रीय बजट 2020-21 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? उत्तर है 61,500 करोड़, यानी 61,500 करोड़। ठीक है, अब यहां से एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि जो नरेगा है, नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, और ध्यान देंगे कि नरेगा जो बना था वो 7 सितंबर 2005 को, लेकिन ये एक्टिव रूप से काम करने के लिए 2006 से शुरू हुआ था। तो इन दोनों बात को आप ध्यान रखेंगे। स्थापना वर्ष 2005 है, जबकि काम करने का वर्ष 2006 है। एक बात यहां से और भी ध्यान देंगे आप कि इसी नरेगा को अर्थात नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को आगे चल के 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे इसे नरेगा से मग नरेगा कर दिया गया। अर्थात इसके पहले महात्मा गांधी वर्ड जोड़ दिया गया और इस तरीके से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम हो गया। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था और क्यों बनाया गया था? तो इसके तहत जो गांव में रहने वाले वयस्क परिवार हैं, ठीक है, यानी जो गांव में रहने वाले वयस्क लोग हैं, ठीक है, उनको साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करा करके न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी 220 रुपए। ठीक है, तो उस न्यूनतम दर पे काम करा करके और उन लोगों के आर्थिक जीवन स्तर को उठाना इसका लक्ष्य रहा था। ठीक है, और इसीलिए नरेगा की स्थापना उस समय के वर्तमान गवर्नमेंट ने करी थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। और 8 की तरफ बढ़ने से पहले एक बात हम आपको और भी बताते हैं कि हमने आपको नरेगा के बारे में इन डिटेल इकोनॉमिक्स पढ़ा रखा है। ठीक है, और प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स का वीडियो आपको मिलेगा जहां पे कि नरेगा वास्तव में क्यों लाया गया अपने भारत में। इन्फ्लेशन का केस था और इन्फ्लेशन में ही नरेगा को लाया गया था। ठीक, तो इस चीज को इन डिटेल हमने वहां बता रखा है। अगर आप जाकर के वो वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन से आने वाले जो भी प्रश्न हो या फिर 5 ईयर प्लान से आने वाले जो भी प्रश्न हो वो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से माइन्यूट लेवल पे भी सही कर सके। ठीक है, तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप अगर आपको जानकारी इकट्ठा करना है तो आप प्लेलिस्ट से वो इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। हाल ही में सुनहरी मछली महसीर कहां पाई गई है? तो इस सुनहरी मछली महसीर का नाम आप ध्यान रखिएगा, कहां पाई गई है? सिलेरू नदी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। कोड ग्लैडिएटर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है हिमांशु सिंह ने। अब ध्यान देंगे आपकी 150 दिन की प्रतियोगिता है ये। कौन? वर्चुअल ग्रैंड फिनाले ऑफ टेक जिग कोड ग्लैडिएटर्स 2020। ठीक है, और यह जो है वो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन है। ठीक है, और इसी वर्ल्ड लार्जेस्ट कोडिंग कंपटीशन के विनर कौन बने? हिमांशु सिंह बने। ठीक है, तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला दूरसंचार कंपनी कौन सा है? उत्तर है एयरटेल। अब ध्यान देंगे आप कि एयरटेल जो है वो साउथ एशिया और अफ्रीका के कुल 18 देशों में टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और वैसे भी एयरटेल काम भी यही करता है टेलीकम्युनिकेशन का। ठीक,
दूसरी बात, यह भारत में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग नेटवर्क है। कौन? एयरटेल। तो पहला कौन है? तो पहला आपको पता होगा रिलायंस का जियो है, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि एयरटेल का फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल। और स्थापना कब करी थी इन्होंने? तो 7 जुलाई 1995 को करी थी। हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके एमडी और सीईओ कौन है अभी? तो वो है गोपाल मित्तल। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 के तरफ। अर्जुन पुरस्कार 2020 पाने वाले अतनु दास का संबंध किस खेल से है? तो अतनु दास का संबंध जो है वो तीरंदाजी से और इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब ध्यान देंगे यहां पे कि जो अर्जुन पुरस्कार है, इससे एक प्रश्न और भी बनता है कि अर्जुन पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो यह खिलाड़ियों द्वारा खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसका शुरुआत 1961 में हुआ था। और इसके तहत जो विजेता होता है उसको 5 लाख रुपए नगद और इसके साथ अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। अर्थात इसको कौन मॉनिटर करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है। हमारे लिए एक प्रश्न यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो नाम है श्रेयसी सिंह का, ठीक है। अगर आप बिहार का एग्जाम देने वाले हैं तो श्रेयसी सिंह का नाम अवश्य ध्यान रखेंगे कि बिहार की जो श्रेयसी सिंह है इनको विश्व स्तरीय निशानेबाज के तौर पे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है। किनको? श्रेयसी सिंह को। और आपसे बार बार कह रहा हूं ये श्रेयसी सिंह का नाम अगर आपको बिहार का एग्जाम देने जाना है तो जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। महज 20 साल की उम्र में दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बनाने वाला पहला भारतीय कौन है? उत्तर है नीलकंठ भानु। अब ध्यान देंगे ये नीलकंठ भानु जो है वो हैदराबाद से हैं, ठीक। और हैदराबाद के नीलकंठ भानु जो ये माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड अर्थात MSO के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि यह शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किए। तो इस वर्ड को अगर आपको टिपिकल लगे तो 2-3 बार पढ़िए क्योंकि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में जिसमें भानु को फर्स्ट रैंक अर्थात गोल्ड मेडल मिला है, इसी में ध्यान देंगे आप कि लेबनान के मोहम्मद एल मीर को 102 अंक पाने के लिए रजत पुरस्कार और हमारे भानु को कितना मिला है? 167 यानी 167 अंक मिले पॉइंट। और यूएई की हैं अस्मिता पॉल। कौन है? अस्मिता पॉल। उनको 100 अंक के साथ कांस्य पदक मिला हुआ है, ठीक है। तो आप इन तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। किस राज्य ने अगले 6 माह तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया? तो उत्तर है नागालैंड। अब ध्यान देंगे कि गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता से दिसंबर तक, यानी कि ध्यान देंगे कब से, 30 जून 2020 से लेकर के और पूरे दिसंबर तक नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये किसके तहत, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि किस एक्ट के तहत नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो एक अधिनियम है, कौन? आसफा अधिनियम। कौन? आसफा अधिनियम। और आसफा अधिनियम 1958 के तहत ही नागालैंड को गृह मंत्रालय ने अशांत क्षेत्र घोषित कराया। तो आप इस प्रश्न को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर है श्रीकांत माधव वैद्य। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अर्थात IOC का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस का है वो है मुंबई में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वो है श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य, जो कि अभी आपने देखा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। किस राज्य ने किसानों को ऋण उपलब्धता हेतु बलराम योजना शुरू की है? उत्तर है ओडिशा। और ओडिशा के वर्तमान में सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। भारतीय रेलवे ने भेल के सहयोग से अर्थात BHEL के सहयोग से किस जगह 1.7 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित किया है? उत्तर है बीना, मध्य प्रदेश। तो आप बीना जगह का भी नाम ध्यान रखेंगे और मध्य प्रदेश राज्य का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न हमारे लिए बीना नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अभी अभी हमने आपको बताया श्री गणेशी लाल। और एक बार फिर से आपसे कहते हैं, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसको आप अटेम्प्ट लें, इससे आप में एक हैबिट डेवलप होगा चीजों को समझने का, चीजों को अटेम्प्ट लेने का, जो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो आज का सवाल है आपके लिए कि नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, तो वो है, आप बताएंगे हमें कमेंट में, ठीक है। और पिछले रोज जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका जवाब होगा केरल, ठीक है। और केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और फिर मिलते हैं अगले डेली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।